जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ़े आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 8 है जी। आज के लेक्चर में एक तो हमारा लाइव क्विज़ नहीं होगा और कल इंशाल्लाह होगा, और दूसरी चीज़ पहले हम अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्विज़ नहीं है ना, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। सैंपल का मतलब क्या होता है, हम ये अक्सर ये कहते हैं कि ऑडिटर सैम्पलिंग बेसिस के ऊपर काम करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑल ट्रांजैक्शंस चेक नहीं करता, सैम्पलिंग बेसिस पे काम करता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको पता है डिफरेंट एरियाज होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, जिसे आप अकाउंटिंग में अकाउंटिंग कहते हैं ना, वो इनकम स्टेटमेंट में भी है, बैलेंस शीट में भी है, सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज, डेटर, कैश, क्रेडिटर्स, लोन, कैपिटल वगैरह वगैरह। सैम्पलिंग का मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ एरियाज की चेकिंग होगी और कुछ की नहीं होगी। सैम्पलिंग का ये मतलब नहीं है। चेकिंग हर एरिया की होगी, हर एरिया की होगी, लेकिन हर एरिया में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी चेक करना जरूरी नहीं है, बल्कि हर एरिया में से कुछ ट्रांजैक्शंस को चेक किया जाएगा और कुछ को नहीं किया जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन वो जिन ट्रांजैक्शन को चेक किया जाएगा उनकी सिलेक्शन बड़े ही अच्छे असूलों के मुताबिक होगी, जो हमें हमारे सीनियर्स ने बताए हैं, स्टैंडर्ड्स ने बताए हैं। तो सैम्पलिंग का ताल्लुक इस बात से नहीं है, सैम्पलिंग इस लेवल पे नहीं अप्लाई होगी कि कुछ एरियाज करने हैं कुछ एरियाज नहीं करने। नहीं नहीं नहीं, नहीं, एरियाज सारे ही करने हैं। हर एरिया पे कुछ ना कुछ प्रोसीजर परफॉर्म होगा। डन। हाँ, हर एरिया के अंदर जितनी ट्रांजैक्शन है वो सारी चेक करना लाजमी नहीं है। उनमें कुछ ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे और कुछ ट्रांजैक्शन को चेक नहीं करेंगे। ये बात समझ आ रही है? सैम्पलिंग ट्रांजैक्शन लेवल पे है, एरिया लेवल पे नहीं है। एरिया सारे के सारे वेरीफाई होंगे। डन। अच्छा, अगर यहां तक बात समझ आ गई तो मुझे बताइए, एरिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हर एरिया वेरीफाई करना है और हमने उसको हर एरिया के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस को चेक करना है, कुछ को नहीं, यानी हर एरिया के अंदर सैम्पलिंग करनी है। क्या सैंपल साइज हर एरिया का एक जितना होगा या डिफरेंट होगा? शाबाश, डिफरेंट होगा। ये पॉसिबल है। सेल्स में आपने 30% आइटम को सेलेक्ट किया, परचेजेस में 25% को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, या किसी एक्सपेंसेस में हो सकता है 20% को सेलेक्ट कर लें, तो ये पॉसिबल है। अच्छा, मुझे जरा सोच के बताइए, ये जो हर एरिया में सैंपल साइज डिफरेंट होगा, ये किस वजह से डिफरेंट होगा भला? रिस्क की वजह से। शाबाश, कौन बोला रिस्क की वजह से? शाबाश, रिस्क की वजह से। जिस एरिया में जिस अकाउंट बैलेंस में रिस्क ज्यादा होगा वहां पे प्रोसीजर भी ज्यादा होंगे, यानी सैंपल साइज ज्यादा होगा। जब हम कहते हैं प्रोसीजर ज्यादा होगा मतलब सैंपल साइज ज्यादा होगा, और जिसमें रिस्क कम होगा सैंपल साइज कम होगा। क्लियर जी? शाबाश, अच्छा सवाल था जी। कल पढ़ा था कि रिलेशनशिप में होना चाहिए हमारे और क्लाइंट के दरमियान में। सर, अगर ऐसा हो कि हम कोई 3-4 साल से ही एक ही फर्म से करवा रहे हैं ऑडिट, तो उसमें हो देखें, सकता है कि ये मैंने आपको रोक दिया था। आप जो सिचुएशंस बता रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि उसमें इशू अराइज होता है। कल हमने कंसर्न पढ़ा था ना एक, कि इंडिपेंडेंस होनी चाहिए ऑडिटर और क्लाइंट के दरमियान में, किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, कोई फाइनेंशियल रिलेशनशिप भी नहीं होना चाहिए, कोई फैमिली रिलेशनशिप भी नहीं होना चाहिए, कोई एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप भी नहीं होना चाहिए। तो अगर वो कुछ अरसा गुजर गया है तो क्या उसमें कोई इंडिपेंडेंस का मसला आ सकता है? अगर पास में कोई एम्प्लॉय या रिलेशनशिप आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा मैंने आपको सोचने से मना किया था। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर सिचुएशंस डिस्कस होती हैं उस स्पेसिफिक टॉपिक में। वो फिर हर रिलेशनशिप को डिस्कस करता है कि इस रिलेशनशिप में आपने कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं जा सकते। ठीक है, वो इवन एक जगह पे तो इस हद तक शेयर करता है, आप ऑडिट करने के लिए जाएंगे, आप क्लाइंट के पास बैठ के चाय पी सकते हैं कि नहीं, क्लाइंट के हाथ खाना खा सकते हैं कि नहीं। क्लाइंट का बाज़ औक़ात होता है, हमारी कंपनी जो होती है ना, उनका कोई एनुअल फंक्शंस होते हैं,
उनको अटेंड कर सकते हैं कि नहीं, इस डिटेल लेवल तक डिस्कशन होती है, लेकिन वो चाहिए, लेकिन उस चैप्टर में डिस्कशन है ना, उसे मैं अभी इस चैप्टर में तो डिटेल में नहीं करूँगा, ठीक है, वो इसका इस चैप्टर के स्कोप में शामिल नहीं है। लेकिन पॉइंट आपका वैलिड है, इंडिपेंडेंस इफेक्ट होती है बहुत से, और भी बहुत से कुछ चीज़ें जो होती है, आपने घर जाके शायद सोचा होगा कि और किस किस सिचुएशन में इंडिपेंडेंस इफेक्ट होती है, तो आपके जहन में मुख्तलिफ सिचुएशंस आई होंगी, लगभग हर सिचुएशन में इंडिपेंडेंस इफेक्ट होती है, ठीक है। लेकिन फर्दर जो इसके बारे में डिस्कशन है वो हमारा चैप्टर होगा 6 और 7, उसमें हमने पढ़ना है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है न्यूट्रल होना, हाँ जी, ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं एडेड की, ये सिंपल जनरल इंग्लिश में जो इसका मतलब होता है ना, उसी कंटेक्स्ट में यूज हुआ है। इम्पार्शियल मतलब न्यूट्रल, ये इंडिपेंडेंस के कंटेक्स्ट में इसने वर्ड यूज किया, हाँ, क्योंकि इम्पार्शियल होने का मतलब यही है इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंस में ऑब्जेक्टिविटी का मतलब न्यूट्रलिटी ही है, न्यूट्रलिटी ही है, ठीक है। यानी समझ लीजिए ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस इसका मतलब एक ही है। हाँ, करोबरेटिव एविडेंस, ये अहम लफ्ज है, ये अहम, शाबाश। करोबरेटिव, ये गालबन स्केप्टिसिज्म के कंटेक्स्ट में यूज हुआ होगा, हाँ बिल्कुल ठीक। फर्ज कीजिए ये भाईजान ने असाइनमेंट दी थी, मैंने असाइनमेंट नहीं किया, असाइनमेंट से याद आया, असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने किया रिटन फॉर्म में? हाँ शाबाश, अच्छा सच में नहीं की असाइनमेंट, शाबाश। असाइनमेंट नहीं की उन्होंने, मैंने इनसे पूछा भाई असाइनमेंट क्यों नहीं की, कहेंगे सर कल मुझे बुखार था, फर्ज करें, क्या कह रहे हैं सर कल मुझे बुखार, ये इनकी एक स्टेटमेंट है, ये इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट है। क्या एज प्रोफेशनल मुझे इनकी बात पे एतबार कर लेना चाहिए? नहीं करना। अच्छा, एज प्रोफेशनल मैं इन्हें ये भी नहीं कहूंगा भाई झूठ बोलते हो, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, ये भी नहीं कहूंगा, सच में हो सकता है उनको बुखार हो, तो मैंने ना तो इनकी स्टेटमेंट पे बिलीव करना है ना डिसबिलीव करना है बाय डिफॉल्ट। मैं कहूंगा कि सही भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकती, मुझे क्या करना चाहिए, इनसे कहना चाहिए एविडेंस दीजिए, इनसे क्या कहना चाहिए, एविडेंस। अब ये अपनी स्टेटमेंट की फेवर में, अपनी स्टेटमेंट की फेवर में जो भी एविडेंस मुझे देंगे वो कहलाएगा कॉरोबरेटिव एविडेंस। कॉरोबरेटिव एविडेंस का मतलब है कंफर्मिंग एविडेंस, वो एविडेंस जो मैनेजमेंट की किसी बात को सच साबित करे, उसे कहते हैं कॉरोबरेटिव एविडेंस। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें बहुत सी बातें बोली होती हैं, ऐसा ही है ना, उसने बोला होता है सेल्स ये है सर, सर परचेज ये है सर, ऐसा डेटर्स की अमाउंट ये है, फिर इसके अलावा जो नोट्स द अकाउंट्स होते हैं उसमें भी बहुत से डिस्क्लोजर्स दिए होते हैं। सवाल ये है कि क्या मैनेजमेंट ने जितनी भी बातें हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शक्ल में या अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमसे की होती हैं, हमें सारी बातें बाय डिफॉल्ट ट्रू माननी नहीं चाहिए कि उसकी हर स्टेटमेंट, हर इंफॉर्मेशन का कॉरोबरेटिव एविडेंस हासिल करना चाहिए? बताइए सवाल, क्या एविडेंस हासिल करना चाहिए? तो वो एविडेंस उसकी बात को कंफर्म करेगा, सही साबित करेगा, वो क्या होगा, कॉरोबरेटिव एविडेंस, ठीक है। कॉरोबरेटिव एविडेंस, असल में एविडेंस जो होता है ना, जब हम इकट्ठा करते हैं तो दो तरह का एविडेंस होता है, एक वो एविडेंस जो मैनेजमेंट को सच साबित करे, हो सकता है एक वो एविडेंस हो जो मैनेजमेंट को गलत साबित करे। तो वो एविडेंस जो मैनेजमेंट को सच साबित करता है उसे क्या कहते हैं, कॉरोबरेटिव एविडेंस, ठीक है। तो हमें मैनेजमेंट की हर बात का कॉरोबरेटिव एविडेंस हासिल, कॉरोबरेटिव एविडेंस मिल गया तो ठीक है, और अगर कॉरोबरेटिव एविडेंस नहीं, दूसरा एविडेंस मिला, कन्फ्लिक्टिंग एविडेंस मिला जो कुछ और बात कर रहा है, तो फिर हम मैनेजमेंट की बात पे एतबार नहीं करेंगे। तो कॉरोबरेटिव एविडेंस एविडेंस का ही दूसरा नाम है, एविडेंस को ही कहते हैं, लेकिन ये कौन सा एविडेंस है, मैनेजमेंट की बात को। अब ये भाईजान ने जो स्टेटमेंट दी थी, गैस कीजिए इनका कॉरोबरेटिव एविडेंस क्या होगा इस स्टेटमेंट का? कोई ना कोई मेडिकल की प्रेस्क्रिप्शन होगी, ठीक है जी। या हो सकता है इनका कोई दोस्त हो, वो बयान दे दे कि सर ये वाकई कल बीमार था। अच्छा जरा बताइए, आपने इतना ऑडिट अभी तक पढ़ा है,
ये दोनों ही कॉरोबरेटिव एविडेंस है। इनके दोस्त ने स्टेटमेंट दे दी सर ये वाकई कल बीमार था, और एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन आ गई जिसके ऊपर किसी डॉक्टर ने साइन वगैरह किया, ये भी कॉरोबरेटिव एविडेंस है। क्या दोनों एविडेंस एक जैसे रिलायबल है? कौन से वाला ज्यादा रिलायबल है? मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ज्यादा रिलायबल है। शाबाश शाबाश, हैं दोनों ही इकट्ठे कर लेंगे, दोनों ही लिख लेंगे, लेकिन ज्यादा रिलायबल। अगर दोनों में कभी कंफ्लिक्ट हो ना तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं अगर कंफ्लिक्ट ना हो तो दोनों इस्तेमाल कर लो। अगर कभी कंफ्लिक्ट हो तो जो ज्यादा रिलायबल है ना उसके ऊपर एतबार करना हमने, ठीक है। ये भी आगे कुछ सेशन आएगी एडवांस केस स्टडीज में, जिसमें एक ही चीज के बारे में आपको दो जगहों से एविडेंस मिल रहा होगा, एक एविडेंस कोई और हो रहा होगा, दूसरा एविडेंस कुछ और। आपने उनमें से क्या करना है, जो ज्यादा रिलायबल है उसकी बेस पे फैसला होगा। डन जी। कॉरोबरेटिव का मतलब समझ आ गया? आइदा जब कभी कॉरोबरेटिव का लफ्ज ज़हन में आए, कॉरोबरेटिव सी फॉर कॉरोबरेटिव, सी फॉर कंफर्मिंग एविडेंस, जो मैनेजमेंट की बात को कंफर्म करता हो। और कोई क्वेश्चन? ओवर नहीं, वहां पे लिखा हुआ है ओवर जनरलाइजेशन को अवॉइड करना है, ठीक है। ये स्केप्टिसिज्म जो होता है ना, इसका फायदा है ना, ओवर जनरलाइजेशन को अवॉइड किया जाता है। तो इसका क्या मतलब है, किसी हद तक ओवर जनरलाइजेशन कर सकते हैं? नहीं, ओवर जनरलाइजेशन करनी नहीं चाहिए। ओवर जनरलाइजेशन का मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि आपने किसी एक एरिया पे काम किया अकाउंट पे, उसमें आपको कोई मिस स्टेटमेंट नहीं मिली, इसकी बेस पे आपने दूसरे एरियाज में भी चेकिंग किए बगैर ही ये नतीजा निकाल लिया जी पहले कोई मिस स्टेटमेंट नहीं थी, इधर भी कोई मिस स्टेटमेंट नहीं होगी। ये क्या है? ओवर जनरलाइजेशन। मुझे एक छोटा सा एक वाकया याद आ गया। क्लाइंट था हमारा, क्लाइंट था लिस्टेड कंपनी थी। लिस्टेड कंपनीज में अमूमी तौर पे अच्छे लोग, क्वालिफाइड लोग बैठते हैं, और वो ऑडिटर की इतनी टेंशन नहीं लेते। जो छोटी कंपनीज होती है ना, जिनमें थोड़ा नॉन क्वालिफाइड लोग होते हैं, जो गलतियां करते हैं, वो ऑडिटर्स को बड़े ठीक ठाक तरीके से रखते हैं, चाय पानी पूछते रहते हैं, और भी चीज़ें हैं। तो जो लिस्टेड कंपनी थी, उसके पास मैं कोई सवाल पूछने के लिए गया, सर ये चीज़ ऐसे 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 क्यों नहीं है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम थी भी थोड़ी सी, लेकिन वो प्रॉब्लम थी इमटेरियल। तो प्रैक्टिस में जब मैं जूनियर था, उस वक्त इतना कोई मटेरियल डे कंसेप्ट नहीं था। उस वक्त एक ही जेन में चीज़ होती थी, कोई ना कोई गड़बड़ क्लाइंट की ढूंढनी है, वो चाहे छोटी क्यों ना हो। तो क्लाइंट के पास गया, उससे सवाल पूछा। क्लाइंट ने एक बात की आगे से, उसने कहा सर आप सवाल पूछे, मैं जवाब भी दे दूंगा, प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन आप बिला वजह टाइम ज़ाया कर रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों के पीछे। आप ज़रा जाके देखें पिछले 5 सालों में, आप अपने वर्किंग पेपर चेक कर लें अपनी फर्म के, कभी एक मिस स्टेटमेंट भी आप लोगों ने करेक्ट नहीं करवाई, कभी एक मिस स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं कर। बात ठीक भी होगी, मैंने चेक नहीं किया वैसे, लेकिन शायद बात ठीक भी होगी, क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी थी। लिस्टेड कंपनी के ज़रा अच्छे इंटरनल कंट्रोल होता है। छोटी मोटी मिस स्टेटमेंट थी, लेकिन वो इमटेरियल थी, मटेरियल नहीं थी। मुझे बताइए, अगर फर्ज कीजिए उसकी बात सच है, पिछले 5 क्या पिछले 10 सालों में कभी कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं हुई, तो क्या इसका यह मतलब है कि 11वें साल हम कोई काम ना करें ये सोच के कि पिछले 10 सालों में कोई मिस स्टेटमेंट नहीं हुई, इस दफा भी कोई मिस स्टेटमेंट नहीं होगी, ये सोच लें। अगर आप ये सोचते हैं तो आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आप अपने कंक्लूजन को ओवर जनरलाइज कर रहे हैं। पिछले कई सालों में कोई मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दिया, इस साल भी अनमॉडिफाइड, बगैर चेकिंग के आपने ये अंदाजा लगा लिया अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना है, तो ये क्या होगा, ये ओवर जनरलाइज। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ओवर जनरलाइजेशन को अवॉइड करता है, ठीक है। स्केप्टिसिज्म यही कहता है ना कि मैं खुद से पहले मैं देखूंगा, रिस्क को असेस करूंगा, उसके मुताबिक चेकिंग करूंगा, फिर इस नतीजे पे पहुंचूंगा कि अनमॉडिफाइड मैंने रिपोर्ट देनी है कि मॉडिफाइड, डायरेक्ट नहीं, ठीक है। पिछले 10 सालों में अगर मैनेजमेंट जो है ऑनेस्ट रही है, कोई फ्रॉड नहीं है, क्या लाजिम है कि इस साल भी कोई फ्रॉड नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, इंसान की नीयत है वो तो एक दिन में बदल सकती है। हो सकता है एक इंसान जो है पिछले 10 सालों में वो नेक हो, क्या आइंदा जिंदगी में भी नेक रहेगा? गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। वाइस वर्सा इसी तरह, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या करना है, हर ऑडिट को पिछले ऑडिट से इंडिपेंडेंट समझना है।
ठीक है, ये स्केप्टिसिज्म यही सिखाता है, ओवर जनरलाइजेशन नहीं करने। और कोई क्वेश्चन? शाबाश, कोई क्वेश्चन नहीं? हाइब्रिड क्लास में से कोई क्वेश्चन? ये दोनों क्वेश्चन ओवर जनरलाइजेशन वाला और कॉरोबरेटिव एविडेंस वाला हाइब्रिड क्लास के स्टूडेंट ने भी पूछा था, मेरा आंसर हो गया होगा जी। अच्छा, अब चलते हैं आपकी होम असाइनमेंट की तरफ। होम असाइनमेंट थी आपकी कोई? चलिए चलिए ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। पॉज कीजिएगा जी। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अपने सामने रखिएगा। दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। जो आपकी होम असाइनमेंट होती है उसमें से जो इजी क्वेश्चन है वो मैं स्किप कर दिया करता हूं, और जो क्वेश्चन मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल का है उसको हम क्लास में डिस्कस करते हैं। क्या ये अप्रोच ठीक है, या आप चाहते हैं कि हर क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो? यानी मैं अपनी प्रोफेशनल जजमेंट की बेस पे ये डिसाइड कर लिया करूं कि आपकी असाइनमेंट में से कौन सा क्वेश्चन मैंने डिस्कस करवाना है और कौन सा नहीं? बिल्कुल, चलिए ठीक है, ये डिस्कस। तो ये क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तो सिंपल क्वेश्चन था ना, उसमें उसने प्रोफेशनल क्या पूछा था? स्केप्टिसिज्म को उसने कहा था डिस्कस कर दीजिए। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में आपने क्या करना था? उसको डिफाइन कर देना था, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 3 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ डिफाइन करना है या कि एहतियातन जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो भी लिख देनी चाहिए? कितने स्टूडेंट्स का इंपॉर्टेंस भी लिख देनी चाहिए? शाबाश, चलिए ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है असलम, ये भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, असलम इज ए जूनियर मेंबर ऑफ योर ऑडिट टीम। अच्छा, मैंने आपको क्लाइंट का स्ट्रक्चर बताया होगा कि क्लाइंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। हमारी कंपनी जिसका हम ऑडिट करने के लिए जाते हैं, सबसे ऊपर उसमें शेयर होल्डर तो मालिक होते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्टर्स के बाद सीईओ, और फिर उसके बाद सीएफओ, और हर डिपार्टमेंट का हेड होता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसी तरह जो हमारी सीए फर्म है ना, इसका भी एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है। इसे आप ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बोलते हैं। कब कहीं पढ़ा ये आपने किसी सब्जेक्ट में? ये चार्ट ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, बिल्कुल ठीक है। तो उसी तरह हमारी जो सीए फर्म होती है ना, इसमें भी हायरार्की होती है। सबसे ऊपर होता है एंगेजमेंट पार्टनर बोलते हैं उसको। जो ऑडिट फर्म में सबसे सीनियर पर्सन्स होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं पार्टनर। वो बाज औकात एक भी हो सकता है, छोटी फर्म हो तो एक होगा, बड़ी फर्म हो तो हो सकता है 20-25 हो। पार्टनर्स के नीचे होते हैं मैनेजर्स, ठीक है। मैनेजर्स भी अमूमी तौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। मैनेजर्स के अंडर होते हैं टीम मेंबर्स के अंडर होते हैं ट्रेनी स्टूडेंट्स। आप लोग कैफ क्वालिफाई करने के बाद आर्टिकल स्टार्ट करेंगे ना, अगर आप फर्म के साथ आर्टिकल्स स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को कहा जाता है ट्रेनी स्टूडेंट्स। ज्यादातर काम आप लोग ही करते हैं, लेकिन जो रिस्की काम है ज्यादा, जिसमें जो सुपरविजन का काम है, जो प्लानिंग का काम है, वो मैनेजर और पार्टनर करते हैं, और रिपोर्ट साइन करता है पार्टनर, ठीक है। तो जो हायरार्की फर्म के अंदर है वो क्या है? एंगेजमेंट पार्टनर, उसके बाद मैनेजर, उसके बाद ट्रेनी स्टूडेंट्स। ट्रेनी स्टूडेंट्स को अमूमी तौर पे 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है। 3 तरह से ये डिफरेंट फर्म्स में डिफरेंट टर्म यूज होती हैं। ज्यादातर जो टर्म्स यूज होती हैं वो होती हैं, एक सीनियर, जो मोस्ट सीनियर, समझ लीजिए अपने आर्टिकल्स के आखिरी साल में हो, वो टीम, उसको बोलेंगे सीनियर। फिर उससे नीचे आएगा सेमी सीनियर, जिसको तकरीबन समझ लीजिए 1.5-2 साल हो गए हैं। और उसके नीचे आएगा जूनियर। जूनियर वो ट्रेनी स्टूडेंट होता है जिसने अभी ताज़ा आर्टिकल स्टार्ट किए हैं, कोई 2, 4, 6, 8, 10 महीने हुए, साल से कम हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे नीचे जूनियर, फिर सेमी सीनियर, फिर सीनियर, फिर मैनेजर, फिर पार्टनर। और इनकी पार्टनर एक ऑडिट क्लाइंट पे एक ही होता है, बाकी लोग ज्यादा हो सकते हैं। यानी एक ऑडिट क्लाइंट पे पार्टनर तो एक ही होगा, लेकिन उसमें जो मैनेजर्स हैं वो 2 भी हो सकते हैं। जो ट्रेनी स्टूडेंट्स हैं, जो सीनियर हैं, वो भी 2 या 3 हो सकते हैं। सेमी सीनियर, जूनियर्स भी ज्यादा हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट कितना बड़ा है।
तो ये हिरार्की है, ठीक है, इसको जहन में रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है असलम इज ए जूनियर मेंबर ऑफ योर ऑडिट टीम। अब समझ आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ असलम कोई ताज़ा ही हमारी फर्म को उसने ज्वाइन किया है। जब ये इस तरह का स्टार्टअप लेता है ना, स्टार्ट लेता है कि जूनियर, तो हमें अंदाजा हो जाता है ये असलम कोई ना कोई बोंगी मारेगा आगे, इसी वजह से उसने उसको जूनियर बोला है। वैसे केस स्टडी के अंदर पता कोई नहीं है, बाज़ औक़ात पार्टनर भी कोई जीबोगरी बोंगी मार, केस स्टडी है ना, उसे चेक करना है, लेकिन जूनियर बोल दिया तो ये तो मुझे अंदाजा हो गया कुछ ना कुछ ऐसी बात करेगा जिससे पता चले कि ये वाकई जूनियर है। कह रहा है ड्यूरिंग एन इनफॉर्मल डिस्कशन विद योर मेंबर असलम हैज इंक्वायर्ड यू अबाउट द रीजन ऑफ एम्फसाइजिंग ऑन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। कह रहा है असलम ने आपसे इंक्वायर किया है कि हम क्यों प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को एम्फसाइज करते हैं। When honesty and integrity of the management is not questionable based on prior experience, जबकि प्रायर एक्सपीरियंस से हमें पता चल गया कि मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक है, ऑनेस्ट है, कॉम्पिटेंट है, पता चल गया, तो हम फिर भी क्यों प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को यूज करते हैं, क्या रीजन है। सवाल समझ रहे हैं उसका, कि जब पास्ट में मैनेजमेंट ऑनेस्ट है तो हम क्यों ना इस दफा उसको बगैर चेकिंग के ही रिपोर्ट दे दें। ब्रीफली रिस्पॉन्ड टू द इंक्वायरी ऑफ असलम, असलम की इंक्वायरी को रिस्पॉन्ड कीजिए। अच्छा, पहली चीज जो आपने इसमें नोट करनी है वो ये, क्या इसमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन पूछी है कि नहीं उसने। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग उसने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन नहीं पूछी, क्या पूछा है उसने, रीजंस पूछी हैं। इसमें रीजंस ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अहम है। रीजंस क्या होंगी, क्या हमने पढ़ी है रीजंस, वो क्या है, वो एडवांटेजेस स्केप्टिसिज्म के, ठीक है, स्केप्टिसिज्म के एडवांटेज, और क्या नाम दिया उसने एडवांटेज के साथ, इंपॉर्टेंस, वो पूछ रहा है, ठीक है। इसमें वो हमने उसकी अहमियत बतानी ना, क्यों स्केप्टिसिज्म को अप्लाई कर रहे हैं, क्यों स्केप्टिसिज्म जरूरी है। हम कहेंगे भैया ये ओवर जनरलाइजेशन से बचाता है, ये अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस को आइडेंटिफाई करता है, और तीसरे नंबर पे ये हमें अजम्पशंस को एवेल्युएट करना सिखाता है, ठीक है। यानी हम इसकी वजह से, स्केप्टिसिज्म की वजह से ही हर चीज को वेरीफाई करते हैं। क्लियर। इसमें एक और चीज ध्यान में रखिए, डेफिनेशन, अहम चीज, डेफिनेशन उसने नहीं पूछे। अगर मार्क्स ज्यादा होते तो शायद मैं सोचता कि पूछी नहीं है फिर भी, लेकिन इस क्वेश्चन से रेलिवेंट है मैं लिख दूं, ठीक है। फिलहाल मेरा नहीं ख्याल लिखने की जरूरत, ठीक है। दूसरी चीज आप नोट कीजिए, क्वेश्चन के अंदर उसने हवाला दिया है मैनेजमेंट की ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी का। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के कंसेप्ट को भी वो डिस्कस करता है कि मैनेजमेंट पास में ऑनेस्ट हो, कॉम्पिटेंट हो, इसके बावजूद भी हमने स्केप्टिसिज्म को नहीं छोड़ना। क्या मुझे ये बात भी लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपने दो बातें लिखनी है। नंबर वन, ये स्टेटमेंट उसकी क्लियर करनी है कि भाई मैनेजमेंट पास्ट में ऑनेस्ट हो ना, इंटेग्रिटी हो, उसके बावजूद भी स्केप्टिसिज्म अप्लाई कर, उसके बावजूद भी एरर हो सकता है, पिछले 10 साल में कोई मिसस्टेटमेंट नहीं हुई, उसके बावजूद भी हमने इस माइंडसेट के साथ ऑडिट करने के लिए जाना है कि 11वें साल में मिसस्टेटमेंट हो सकती है, और फिर उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस बता देनी है। इंपॉर्टेंस क्लियर है जी। अब इसमें से कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। ओके, चलिए, ये एक ही क्वेश्चन था। अब आते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर मैं पहले आपको बता दूं थोड़ा सा बोरिंग होने जा रहा है, क्योंकि वो हैवी इसमें कंसेप्ट्स कम हैं। वैसे 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारे, जो दूसरे वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ना, उसमें फिर भी कुछ कंसेप्ट है। पहले वाले में तो सिर्फ उसने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है कुछ अथॉरिटीज के साथ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मेरा सिंपल ये है, क्या ऑडिटर्स को ओपन रखना चाहिए, उनके ऊपर कोई किसी किस्म की निगरानी नहीं होनी चाहिए, और वो अपना काम अपनी मर्जी से आज़ादी के साथ करते रहें, कि उनके ऊपर कोई ना कोई सुपरविजन होनी चाहिए। सुपरविजन क्यों होनी चाहिए, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके, उनको पता हो, ठीक है। हमें भी अगर पता है ना कि भैया मरने के बाद हमारा हिसाब किताब होना है, तो फिर हम सीधे होकर जिंदगी गुजारेंगे, ठीक है। अगर हमारा ख्याल ये होता
कि जी बराबर ही हो जाना सारा, तो फिर हर बंदा अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार रहा होता। फिर कहते हैं भैया हम क्यों इतनी पाबंदियों में ज़िंदगी गुजारें, हम याशियाँ करते हैं। लेकिन हमें चूँकि एहसास है कि भैया जो भी करेंगे उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा, पूछ गुछ होगी, तो हम थोड़ा तरीके से चलते हैं। उसी तरह ऑडिटर को भी अगर ये एहसास ना हो कि मुझे कोई पूछने वाला है, वो तो तबाही फेर देंगे कुछ ऑडिट फर्म्स। ठीक है, वो क्लाइंट के साथ मिल सकते हैं और पैसे लेके उनकी मर्जी के मुताबिक रिपोर्ट्स दे सकते हैं। इसीलिए हर प्रोफेशन के ऊपर कुछ ना कुछ रेगुलेटर्स होते हैं, डॉक्टर्स हों, वो लॉयर्स हों, कोई भी प्रोफेशन, उनके ऊपर रेगुलेटर्स होते हैं, कुछ ना कुछ सुपरवीन करने वाले लोग होते हैं। हमारे प्रोफेशन में भी ऑडिटर्स के ऊपर भी सुपरवीन करने वाले कुछ अथॉरिटीज मौजूद हैं। पहला कंसेप्ट ये डन। दूसरा कंसेप्ट, ये अथॉरिटीज लोकल या नेशनल लेवल पे भी हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं। ठीक है, नेशनल लेवल पे दो अथॉरिटीज हैं, SECP और ICAP। SECP को हम कहते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी और ICAP को कहते हैं प्रोफेशनल बॉडी। ICAP को क्या कहते हैं, प्रोफेशनल बॉडी, और SECP को क्या कहते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये दोनों ही पाकिस्तान में जितनी भी CA फर्म्स हैं उनको सुपरवाइज करती हैं। ठीक है, अपने अपने तरीकाकार से। हाँ हाँ, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, बिल्कुल वो एक स्टेप है कि किस तरीके से सुपरवीन की जाती है। एक समझ लीजिए तरीकाकार है, और भी तरीकाकार है। इंटरनेशनल लेवल पे जो बॉडी सुपरवीन करती है उसको बोलते हैं IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, IFAC। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इंटरनेशनल लेवल की सुपरविजन की बात करेंगे, यानी IFAC के बारे में। आज हमारे दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। एक ये कि जो इंटरनेशनल सुपरवाइजर है ऑडिटर्स का, IFAC, उसका रोल क्या है, काम क्या है, क्या काम करता है, और फिर इसके कामों में सबसे अहम काम आप ये पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ISAs इशू करते हैं। क्या करते हैं? IS। तो ISAs का स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी अथॉरिटी क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी हमारा एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है IFAC के बारे में, और दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो आज हमने स्टडी करना है वो ISAs के बारे में है। डन जी। चलिए, नेशनल लेवल की डिस्कशन आज नहीं होगी, वो बाद में फिर कभी करेंगे, वो ऑफिशियली हमारे सिलेबस में है भी नहीं। ठीक है, लेकिन कुछ कंसेप्ट्स में इनडायरेक्टली आती है, तो वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं कि ऑडिटर्स को इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी बॉडी सुपरवाइज करती है। कौन सी बॉडी सुपरवाइज करती है? IFAC। IFAC का सबसे बड़ा टास्क, जो जिसे हम कह सकते हैं प्रोबेबली सबसे बड़ा टास्क, क्या है कि उसने ऑडिट करने के लिए हम ISAs इशू किया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशू किए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले IFAC क्या है? तो कहते हैं IFAC है भैया एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ताल्लुक किसी एक मुल्क से नहीं है। वैसे इसका ऑफिस हो सकता है आपको USA में मिले, लेकिन इसका ताल्लुक असल में किसी एक कंट्री से नहीं है। इसका ताल्लुक सारी कंट्री से। ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और लीडर है किस प्रोफेशन का? ऑडिट प्रोफेशन का। ठीक है, लीडर्स हैं। असल में जैसे एक फैक्ट्री के अंदर कुछ वर्कर काम कर रहे होते हैं, उन्होंने अपनी यूनियन बनाई होती है ना, जो उनका साथ देती है, मुश्किल वक्त में उनको गाइड करती है, सपोर्ट करती है, मुश्किल वक्त में साथ खड़े होते। उसी तरीके से समझ लीजिए कि हम जितने भी ऑडिटर्स हैं, ये IFAC हमारी यूनियन है। सुपरवाइजरी भी रोल प्ले करती है, लेकिन मुश्किल वक्त में साथ भी देती। अगर हमें कोई ISAs के बारे में पता ना चल रहा हो कि इसको कैसे अप्लाई करना है, तो फिर IFAC क्या करता है? हेल्प कर देता है। अगर कहीं पे कोई फ्रॉड हुआ हो तो IFAC फिर अपनी टीम भेजता है, जाओ इन्वेस्टिगेट करो कि फ्रॉड क्यों हुआ, हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में कहाँ कोई कमी रह गई थी। कमी हमारी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में थी कि कमी लोकल ऑडिटर में थी, ये फ्रॉड क्यों नहीं डिटेक्ट किया उसने। ठीक है, और अगर कमी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में हो तो फिर IFAC क्या करता है? स्टैंडर्ड रिवाइज करता है। इसलिए दुनिया में जहां कहीं कोई बड़ा फ्रॉड होता है, फौरन हमें अंदाजा हो जाता है अगले 5-6 महीनों में कोई नया स्टैंडर्ड आने वाला है या एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड में कोई रिवीजन होने वाली है। ठीक है,
तो ये आईफैक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसका एक्टिविटी या रोल क्या है? मेन एक्टिविटी या रोल इसका ये है कि ये डेवलप करता है, इंप्लीमेंट करवाता है स्टैंडर्ड्स। कौन से स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स, क्या ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड। ये इसका सबसे बड़ा रोल है, ठीक है, ठीक है। और कुछ प्रमोट करता है एक्टिविटीज जो कि हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड होती हैं, और स्पीक आउट इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है। ये कुछ जनरल नेचर के पॉइंट्स हैं। अहम चीज क्या है? ये डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। ये बहुत से स्टैंडर्ड इशू करता है। आईफैक क्या करता है? बहुत से स्टैंडर्ड इशू करता है। आईफैक के असल में ना 4 समझ लीजिए छोटी छोटी बॉडीज हैं, ठीक है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए क्या करते हैं, बाज़ औक़ात हम किसी एक बड़ी बॉडी को छोटे बोर्ड में डिवाइड कर देते हैं। पाकिस्तान है, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए कुछ सूबों में डिवाइड किया गया है, ताकि जो हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारियां हैं हर शहरी के बारे में उनको अच्छे तरीके से पूरा किया जा सके। तो जो आईफैक है, इसने भी अपनी जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है उनको परफॉर्म करने के लिए 4 बोर्ड्स बनाए हुए हैं। याद रखिए, ये बोर्ड्स काम अलग अलग करते हैं, लेकिन हम यही समझते हैं कि अल्टीमेटली चूंकि आईफैक जो है वो उसको सुपरवाइज कर रहा है, तो ये आईफैक ही ये काम कर रहा है। आईफैक डायरेक्टली नहीं करता, थ्रू बोर्ड्स काम करता है। 4 बोर्ड हैं आईफैक के। कौन कौन से हैं? एक IAASB, एक IESBA, IAESB, IPSASB, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। ये असल में एब्रीविएशन है। ये है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, आईफैक का प्रोबेबली जो सबसे अहम बोर्ड है वो कौन सा है? इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ये क्या करता है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है। स्टैंडर्ड इशू करते हैं ऑडिट से रिलेटेड। उन स्टैंडर्ड की इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़े, इंटरप्रिटेशन इशू करता है। और अगर हमें उन स्टैंडर्ड्स को समझने में प्रॉब्लम, अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो, तो हमें उन्हें अडॉप्ट करने में, इंप्लीमेंट करने में भी फैसिलिटेट करता है। यानी स्टैंडर्ड इशू करेगा, हम कहेंगे नहीं समझ आई ये बात, आपने इसमें 10 बातें लिखी हुई हैं, 2 बातें समझ नहीं आई, तो प्रैक्टिसिंग स्टेटमेंट या प्रैक्टिसिंग नोट इशू करता है। हम कहें फिर भी समझ नहीं आई, तो वो हो सकता है कि अच्छा मैं अपना बंदा भेजता हूं आपके मुल्क में, वो आपके पास बैठ के आपको समझा देगा, ठीक है। या हो सकता है वो अपने मुल्क में बैठे बैठे जिस जगह पे मौजूद हैं कोई सेमिनार वगैरह कंडक्ट करवाएं, जिसके जरिए से हमें वो गाइड करे, बताए कि आपने किस तरीके से स्टैंडर्ड को अप्लाई करना है। ये हमारे सिलेबस की हद तक ये सबसे अहम बोर्ड है आईफैक का। बताइए, बात समझ आती है? आईफैक क्या है? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसमें कुछ और बातें भी लिखी होंगी, मेन कंसेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बाकी आपने रीडिंग कर लेनी है, ठीक है। मेन कंसेप्ट क्या? आईफैक क्या है? ग्लोबल बॉडी। किसकी ग्लोबल बॉडी? ऑडिटर्स की, ठीक है। ये क्या काम करती है? मेन काम ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड इशू करते हैं। कैसे? अपने 4 बोर्ड्स के जरिए से। कौन कौन से बोर्ड है? पहला बोर्ड सबसे अहम आईफैक का, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, जो क्या करता है? स्टैंडर्ड्स इशू करता है, ठीक है। एश्योरेंस से मुराद ऑडिट और रिव्यू के। एंड रिलेटेड सर्विसेज भी है। रिलेटेड सर्विसेज सिर्फ पढ़ लें, इसको जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल। फिर है IESBA, ये है गालबन इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स। यही है, देखें लिखा हुआ ना पूरा टर्म, इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स। अच्छा देखें, क्या हमें, अच्छा एक चीज बता दूं, इसमें वर्ड आईफैक में भी वर्ड अकाउंटेंट यूज हुआ है, यहां पे भी वर्ड IESBA में अकाउंटेंट यूज हुआ है। हालांकि हम तो ऑडिट प्रोफेशन से रिलेट करते हैं। आपके जिम्मे पहला सवाल ये आना चाहिए था, सर ये आईफैक को आईफैड क्यों नहीं कहते? इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ऑडिटर्स होनी चाहिए ना, AD। ये इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर अकाउंटेंट क्यों है? जवाब दे सकते हैं इसका? क्योंकि हाँ जी, क्योंकि जो ऑडिटर्स होते हैं ये पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में ये रोल है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही होते हैं। ऑडिटर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही होते हैं,
इसीलिए आप उनको अकाउंटेंट भी कह लें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब ये जो है इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड, मुझे ये बताइए क्या हमें ऑडिटर बनना है कि हमें एक अच्छा ऑडिटर बनना है? अच्छा ऑडिटर बनना है ना। ऑडिटर बनने के लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करें। अच्छा ऑडिटर बनने के लिए आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के साथ साथ कुछ एथिक्स को भी फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। अब वो एथिक्स क्या क्या है जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, ऑडिटर्स को फॉलो करने हैं, इसके लिए अलग से एक बोर्ड है जिसने बकायदा एक बुक पब्लिश की है जिसको कहते हैं कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्या कहते हैं? कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंट। उसने उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, हालांकि वो सारी अच्छी अच्छी बातें हमें पहले से पता है, लेकिन उसने कहा है भाई पर्सनल लाइफ में आप चाहे इन बातों को फॉलो करें या ना करें, प्रोफेशनल लाइफ में फॉलो करना है। जैसे उसमें क्या लिखा, भाई हमेशा सच बोलो अपने क्लाइंट्स के साथ। क्या हमें नहीं पता सच बोलना है? हमें पता है, लेकिन कहते हैं पर्सनल लाइफ में आप इसके ऊपर अमल करें ना करें आपकी चॉइस है। जब आप प्रोफेशन में आगे हैं फिर इसके ऊपर अमल करना लाजमी है। हम आपसे इसके ऊपर अमल करवाएंगे और नहीं किया तो आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। एक जगह पे लिखा है जो काम भी करो ध्यान से करो, जो काम भी करो क्लाइंट को जो भी सर्विस दो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर के साथ दो। ये तो हमें पता है, हमें हर काम ध्यान से करना चाहिए, लेकिन कहता है पर्सनल लाइफ में चाहे कोई केयरलेसनेस का मुजाहरा करे, नेग्लिजेंस का मुजाहरा करे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वालदा ने कहा सब्जी के लिए जाओ आलू लेके आओ, आपने उधर देखे बगैर सही है खराब है सही है वो सब्जी ले आए, क्या आपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर का मुजाहरा किया? और कोई नहीं किया। लेकिन आईफा कहता है इससे मुझे टेंशन नहीं है, ये आपकी पर्सनल लाइफ है। प्रोफेशनल लाइफ में किसी क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे ना आप, उसमें ऐसा काम नहीं करना, उसमें बाकायदा कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर के साथ काम करना है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। तो ऑडिटर बनना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा ऑडिटर बनना है उसके लिए कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स अलग बॉडी ने है, ये आईफैक क्या ही बोर्ड, लेकिन ये अलग है। ये कौन सा बोर्ड है? इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स। ठीक है जी। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। ये मैं नहीं चाह रहा कि आप इसको पढ़ें, अभी आगे चलते हैं। तीसरा बोर्ड IAESB। अच्छा, आपको पता है पाकिस्तान कंट्री, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए जो लोकल प्रोफेशनल बॉडी है वो कौन सी है जिसके साथ आपको रजिस्टर होना पड़ता है? ICAP। शाबाश। क्या इंडिया में भी कोई बॉडी है? ICA। बिल्कुल ठीक है, सही है, ठीक है। इसी तरह अदर कंट्रीज में भी है, जैसे ACCA यूके में ACCA, ठीक है, ICAW भी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या हर मुल्क में आपको ये पता है पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं? 20 से ज्यादा है, ठीक है। और ट्रेनिंग कितने अरसे की है? वो भी डिफरेंट है, ऑप्शंस लगभग कोई 3.5 साल की है ऑन एवरेज। क्या आपको ये पता है, क्या आप गैस कर सकते हैं दुनिया के दूसरे ममालिक में इतने ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं या इतना ही टाइम पीरियड है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, या डिफरेंट है? डिफरेंट है। जैसे ACCA के साथ हम उम्मीद तौर पर स्टूडेंट कंपेयर करते हैं, उसमें सब्जेक्ट भी निस्बतन कम है और टाइम पीरियड भी कम। हो सकता है किसी कंट्री, पाकिस्तान में पहले जब मैंने किया क्वालिफाई तो उस वक्त जो ट्रेनिंग पीरियड था वो 4 साल तक का था, मिनिमम 4 साल का था। और उससे पहले हमारे सीनियर बताते हैं कि किसी वक्त में शायद 4.5 साल का भी था। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कम से कम कितने सब्जेक्ट्स पढ़ना जरूरी है, कितनी ट्रेनिंग हासिल करना जरूरी है, ये कौन फैसला करता है? लोकल लेवल पे ICAP, इंटरनेशनल लेवल पे IFAC, अपने एक बोर्ड के जरिए से। और वो कहता है मिनिमम भाई ये 10 सब्जेक्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए इन 10 फील्ड में एक्सपर्ट होना जरूरी है।
तो ये 10 सब्जेक्ट तो पढ़ाने ही पढ़ाने हैं, जिसमें अमूमी तौर पे टैक्स होता है, लॉ होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स कहते हैं पढ़ानी है तो पढ़ाओ, नहीं पढ़ानी ना पढ़ाओ, कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी है, बाकी उन्होंने कहा आपकी मर्जी। तो मिनिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो इंटरनेशनली कहां से आती हैं? आईफैक से। लोकल जो कंट्री बॉडीज है ना कंट्री लेवल पे, वो इनको बढ़ा तो सकती हैं, कम नहीं कर सकती। इसलिए आप देखेंगे इंटरनेशनली डिफरेंट वेरिएशंस है ट्रेनिंग पीरियड में भी, और जो सब्जेक्ट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट को पढ़ाए जाते हैं उनमें भी। तो यहां पे मुझे बताइए आईफैक के अंदर वो कौन सा बोर्ड है जो प्रोफेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग वगैरह से रिलेटेड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाता है? वो कौन सा बोर्ड है? वो IAESB, यह इंटरनेशनल अकाउंटिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड, यही बनता है। उसके रोल से लिंक कर रही है एब्रिविएशन, इंटरनेशनल अकाउंटिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। लास्ट कंसेप्ट, अच्छा मुझे बताइए क्या एक मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, जैसे नेस्ले है फॉर एग्जांपल, उसका ऑडिट और पाकिस्तान रेलवे का ऑडिट एक जैसे तरीकाकार से ही होना चाहिए? फर्क क्या दोनों में बोला? वो एक इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, उसको प्राइवेट पर्सन्स ओन करते हैं, इन्वेस्टर, प्राइवेट इन्वेस्टर्स। पाकिस्तान रेलवे जो है ये एक तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कह सकते हैं इसको, लॉस पे चल रही है ना, लेकिन चल रही है। और ये इससे भी बड़ी बात, ये गवर्नमेंट ओन्ड है। क्या गवर्नमेंट ओन्ड जो इदारे होते हैं वो उसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से प्राइवेट इदारे काम करते हैं? नहीं। तो क्या उनका ऑडिट भी उसी तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से प्राइवेट का? नहीं। तो जो पब्लिक सेक्टर होता है ना, जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, इनको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर। दो टर्म्स ऑडिट में कभी कभार आपको सुनने को मिलेगी, एक पब्लिक सेक्टर, एक स्मॉल एंटिटी। पब्लिक सेक्टर हम उन ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जिनको गवर्नमेंट ओन करती है। इनको ऑडिट करने का तरीका का थोड़ा फर्क होता है, ठीक है, क्योंकि अमूमी तो एक बड़ा फर्क तो यह है कि इनका मटेरियलिटी लेवल आम तरीके से कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि ये इनका प्रॉफिट पर्पस नहीं होता। तो बाज़ का कभी प्रॉफिट होता है, कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट नहीं होता, और भी फर्क होते हैं, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट के इदारे हैं इनको ऑडिट करने का तरीका का, और एक दूसरी टर्म है स्मॉल एंड। स्मॉल एंटिटी हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप वगैरह, छोटी छोटी जो बिजनेस होते हैं उनके लिए स्मॉल एंटिटी, और जो गवर्नमेंट ओन कर रही होते हैं उनके लिए पब्लिक सेक्टर। कभी कभार आपको शायद ये लफ्ज कहीं पे मिले पढ़ने को, सीफैप में अक्सर मिलने नजर आता है ये आपको, कैफे कभी कभार। तो क्वेश्चन ये है कि क्या जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज का ऑडिट करने का तरीकाकार नॉर्मल तरीकाकार के मुताबिक होगा? फर्क हो तो उसके स्टैंडर्ड सेम होने चाहिए कि डिफरेंट होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। उसके लिए फिर अलग बोर्ड है जो कि क्या करता है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज की, पब्लिक सेक्टर समझ रहे हैं, पब्लिक सेक्टर से मुराद जो गवर्नमेंट ओन कर रही है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज का ऑडिट का तरीकाकार क्या होगा? ये पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड इशू करता है वो कौन इशू करता है? ये IPSASB, इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसका स्कोप ओवर क्या है? पब्लिक। यानी आईफैक ने अपने 4 बोर्ड बनाए हैं, हर बोर्ड को उसने कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टास्क दे दिया, भाई तुम्हारा ये एरिया डोमेन है, तुम्हारी ये डोमेन, तुम्हारी ये डोमेन, आपको ये पता होना चाहिए किसकी क्या डोमेन है। और खास तौर पे जो IAASB है इसके रोल पता होने चाहिए कि ये मुख्तलिफ तरह के स्टैंडर्ड इशू करता है। वो स्टैंडर्ड ऑडिट के रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो रिव्यू से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और वो कुछ मिलती जुलती दूसरी चीजों से रिलेटेड भी स्टैंडर्ड हो सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट लिखी हुई थी, लेकिन वो लिस्ट इतनी अहम नहीं है, ये कंसेप्ट निस्बतन उससे अहम है, तो मैंने उसको रेज कर लिया। आप उसको पढ़ लीजिएगा लिस्ट को, याद करने की जरूरत नहीं है, इतना भी कर लें, इतना भी जो काम है हो जाए काफी। क्लियर? ठीक है, चलिए अब आपको 3 मिनट का टाइम देता हूं, इसको रीड कर लीजिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारा 8, ठीक है, इसको रीड कर लीजिए। तब तक मैं जरा हाइब्रिड क्लास में से विजिट कर लूं, उनका अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आंसर कर दें, पास कीजिएगा। जी उम्मीद है आपने रीडिंग कर ली होगी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए।
पब्लिक इंटरेस्ट एडवोकेसी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहां कहीं कोई अकाउंटेंट के इंटरेस्ट की बात आएगी ना, जनरली अकाउंटेंट्स के इंटरेस्ट की, वहां पे अकाउंटेंट के बिहाफ पे अकाउंटेंट को एडवोकेट करने के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए आईफैक खड़ा है, ये बात कर रहा है। जैसे इसकी एग्जांपल क्या है, शुरू में कुछ जब पता चला कि ऑडिटर ऑडिट कर लेते हैं, उसके बावजूद भी सम टाइम कुछ फ्रॉड ऐसे होते हैं वो डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो ऑडिटर्स के खिलाफ कुछ लीगल एक्शन लिए गए, लिटिगेशंस की गई कि भैया ऑडिटर आपने ऑडिट किया था, ये फ्रॉड क्यों नहीं डिटेक्ट किया। तो उस वक्त चूंकि अब ये किसी एक ऑडिटर या एक कंट्री का इशू नहीं था, ये एक जनरल इशू था, उस वक्त आईफैक खड़ा हुआ, उसने कोर्ट्स में जाके अपना मटेरियल तैयार किया, कोर्ट्स में जाके प्रेजेंट किया और उनको बताया कि भैया हम तो रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते, और वो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं और इसमें ऐन मुमकिन है कि रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के बावजूद भी कोई ऐसा फ्रॉड जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स के जरिए से, कलूजन के जरिए से किया गया हो, जिसमें सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो और वो ऑडिटर को जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन देते रहे हैं, तो हो सकता है कि इस तरह का फ्रॉड ऑडिटर आइडेंटिफाई ना कर सके, इसमें ऑडिटर का कसूर नहीं है। अब ये चूंकि मसला किसी एक ऑडिटर का नहीं था, सबका था, तो बजाय ये कि हर ऑडिटर अलग अलग खड़ा हो और अपना बयान दे, आईफैक उनके बिहाफ में इंटरनेशनल लेवल पे उसने एजुकेट किया कोर्ट्स को, शेयर होल्डर्स को, तो ये उसने हमें डिफेंड किया, एडवोकेट, ये भी इसका रोल है। फ्यूचर में भी अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है जो कि जनरली पब्लिक एट लार्ज, यानी जाहिर है हम भी पब्लिक एट लार्ज में शामिल है, स्पेसिफिकली ऑडिटर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो, तो उसके लिए फिर आईफैक भी सपोर्ट करेगा, ये कह रहा है उसका एडवोकेसी रोल। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये अच्छा है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसमें तो सिर्फ ये बताएं ये बॉडी है, ये इसके 4 बोर्ड्स हैं, ये काम करते हैं, ये थोड़ा मेमोरी वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव था, कंसेप्ट इसमें इतना नहीं था। ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये कल पढ़ लिया था? नहीं पढ़ा था? कल क्या पढ़ेंगे? कल कुछ ना कुछ पढ़ ही लेंगे, ऑडिट ही पढ़ लेंगे कल भी। नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है 9, ये छोटा सा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसमें कंसेप्ट है। कहता है आईफैक का सबसे अहम 4 बोर्ड है, सबसे अहम बोर्ड कौन सा है? आईएएसबी। आईएएसबी का सबसे अहम काम क्या है? आईएसएस डेवलप करना, शाबाश। तो आईफैक के सबसे अहम बोर्ड का जो सबसे अहम काम है ना, उसके ऊपर वो कह रहा है थोड़ा आप मजीद समझ लीजिए, एक स्टैंडर्ड बनता कैसे है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बनता है ये आपको पता है? बस चले कोई बात नहीं, पता होना जरूरी भी नहीं, असल चीज ये पता होनी चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते क्या है। उसी तरह ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, ज्यादा अहम चीज ये है, लेकिन वो कहता है एडिशनली आपको ये भी बता देते हैं कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनते कैसे हैं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं फ्रॉड करने वाले लोग। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाते हैं? फ्रॉड करने वाले लोग बनाते हैं। अगर वो ना हो तो हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ही ना बने कभी। स्टार्ट वहां से होता है, मतलब लिखते वो नहीं है, लिखते कोई और है। स्टार्ट वहां, दुनिया में जहां कहीं फ्रॉड होता है वहां पे आईफैक की इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंच जाती है, बाज़ फिजिकली बाज़ नेट पे बैठ के उस केस के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं और ये देखते हैं क्या हमारे करंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में ये जो इशू है इसको एड्रेस करने के लिए रिक्वायरमेंट्स मौजूद है कि नहीं। क्योंकि यहाँ तो हो सकता है रिक्वायरमेंट ही ना हो, यहाँ हो सकता है रिक्वायरमेंट थी लेकिन उस ऑडिटर ने फॉलो नहीं किया सही तरीके से। अगर तो ऑडिटर का कसूर हो, आईफैक की टीम वापस आ जाती है, कहती है फांसी दे दो ऐसे ऑडिटर को, हमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर मसला ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में हो कि उसमें कोई लूप होल था जिसका फायदा उठा के किसी शातिर बंदे ने फ्रॉड किया, तो आईफैक की टीम फिर कहती है अच्छा अब हमने इस एक टॉपिक को पकड़ लिया है, अब हम इसके ऊपर आइंदा के लिए कि आइंदा इस तरह का फ्रॉड ना हो, हम कुछ नया स्टैंडर्ड या नई रिक्वायरमेंट्स लेके आएंगे। तो ये होता है सबसे पहला प्रोसेस, सब्जेक्ट सिलेक्शन। सब्जेक्ट सिलेक्शन में क्या किया जाता है, कोई टॉपिक या कोई इशू जो होता है ना वो आइडेंटिफाई होता है और उससे स्टार्ट किया जाता है इसके ऊपर काम करना शुरू करना है। और कैसे आइडेंटिफाई, भाई कोई फ्रॉड होता है फिर ही आइडेंटिफाई होता है ना। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर आईफैक की जो हेड ऑफिस की टीम है उसमें लोग बैठेंगे सर जोड़ के और सोचेंगे आइंदा इस तरह के फ्रॉड को रोकने के लिए ऑडिटर को क्या क्या करना चाहिए या पकड़ने के लिए फ्रॉड क्या करना चाहिए।
वो कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ वो कहे जी हम ही अकले कुल्ला है, मेरे को सब आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, बस मैंने जो कह दिया ना वही होगा, ऐसा नहीं है। वो टीम, ये हालांकि उसमें भी टीम में बड़े कॉम्पिटेंट लोग बैठे होते हैं, बड़े एक्सपीरियंस लोग बैठे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम एक नीचे पे पहुंच गए ना, ये हमारा रफ ड्राफ्ट है, एक्सपोजर ड्राफ्ट, हमने इसको बना दिया, इसको हम अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते हैं और हमारी जितनी भी मेंबर बॉडीज हैं उनको भिजवा देते हैं ताकि जनरल पब्लिक की तरफ से इसके ऊपर कमेंट्स आ जाए। पाकिस्तान में ये ICAP को भिजवा दिया जाता है, एक और बॉडी ICM में भी ये भी मेंबर है, इनको भी भिजवा दिया जाता है, ये भी मेंबर है, इनको भी इसको पढ़िए और अपने कमेंट्स दीजिए। पूरी दुनिया से जो फिर कमेंट्स आते हैं ये उनको जांचते हैं, इनको जो अच्छे कमेंट्स लगे उस रिक्वायरमेंट को फिर अपने एक्सपोजर ड्राफ्ट में ऐड कर देते हैं, या अगर कोई क्रिटिसिज्म आए किसी रिक्वायरमेंट पे उसको लेस कर देते हैं। यानी जर्नल पूरी दुनिया में कमेंट्स लेके उसके मुताबिक अपने एक्सपोजर ड्राफ्ट को ऐड लेस करके फिर क्या करते हैं, फिर वो स्टैंडर्ड को इशू कर देते हैं, उसे कहते हैं पब्लिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड पब्लिश हो गया। तो ये होता है प्रोसेस नया स्टैंडर्ड बनने का। स्टार्ट हुआ, कोई फ्रॉड हुआ, टीम ने रिसर्च करके कोई टॉपिक सेलेक्ट किया जिसमें रिवीजन की जरूरत है, रिवीजन का फिर एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाया, एक्सपोजर ड्राफ्ट पूरी दुनिया में सर्कुलेट करवा लिया कमेंट्स के लिए, कमेंट्स को कंसीडर किया और फिर एंड पे फाइनल ISA इशू कर दिया, डन। प्रोसेस में आप ठीक लग रहा है प्रोसेस आपको? चलिए, इसमें सबसे अच्छी बात क्या लग रही है आपको? हाँ, कमेंट्स दे रहे हैं, शाबाश शाबाश, ठीक है। अच्छा, अब जब ISA बन जाता है, इसके कंटेंट्स क्या है? कंटेंट्स कैफ लेवल के बच्चे के लिए समझना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। समझना क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि हमारा ऑडिट का पेपर ओपन बुक नहीं है, ये आपको पता है ना। अकाउंटिंग का पेपर गालबन आपका ओपन बुक है, R2 का, ऐसा ही है, वो भी ओपन बुक नहीं है, पहले होता था, अब खत्म। चलिए, ये तो अच्छी बात होगी, ठीक है। तो ऑडिट का भी नहीं है, लेकिन क्या आपको ये पता है CFAP लेवल पे ओपन बुक है पेपर, वहां पे आप स्टैंडर्ड साथ लेके, वहां पे आपको जब CFAP लेवल पे जाएंगे ना, वहां पे आप स्टैंडर्ड भी पढ़ने पड़ेंगे, ओरिजिनल स्टैंडर्ड। अभी नहीं पढ़ने पड़ते, अभी अकाउंटिंग के भी नहीं पढ़ते ना आप, हाँ, ओरिजिनल स्टैंडर्ड नहीं पढ़ते, स्टैंडर्ड ही है, लेकिन ओरिजिनल स्टैंडर्ड से नहीं पढ़ते, वो टीचर्स के नोट्स जो निस्बतन आसान होते हैं ओरिजिनल स्टैंडर्ड की लैंग्वेज से, वो पढ़। तो चूंकि आपने ओरिजिनल स्टैंडर्ड को पढ़ना ही नहीं है, तो फिर आपको ये बताने का फायदा ही कोई नहीं है कि ओरिजिनल स्टैंडर्ड दिखता कैसा है। लेकिन CFAP लेवल पे आपको ये चीज फायदा देगी कि स्टैंडर्ड जो है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो एक कोई जो भी स्टैंडर्ड इशू किया जाता है उसके डिफरेंट पार्ट्स, अहम पार्ट्स क्या हैं? एक पार्ट होता है इंट्रोडक्टरी मटेरियल, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन। उसमें स्टार्ट में लिखा जाता है भैया ये स्टैंडर्ड क्यों हमें इशू करना पड़ा, ये स्टैंडर्ड किस मसले को डील करता है, इस स्टैंडर्ड में जो टेक्निकल टर्म्स यूज हुई हैं उनकी डेफिनेशन क्या है, ये चीजें लिखी होती हैं। जैसे एक स्टैंडर्ड है वो ये बताता है कि इन्वेंट्री को कैसे वेरीफाई करना है, एक स्टैंडर्ड ये बताता है कि आपने जब थर्ड पार्टीज, आउटसाइड पार्टीज को लेटर लिखना है ना, तो वो किस तरीके से लिखना है, उसका स्कोप ये है। हर स्टैंडर्ड का कुछ ना कुछ स्कोप है, तो वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में लिखा जाता है। फिर इसके बाद है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है? ये लाजमी ऑडिटर ने काम करने हैं, ऑडिटर शल डू दिस, ऑडिटर शल डू दिस, ऑडिटर शल डू, इस तरीके से चल रहा है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स क्या है? वो काम जो लाजमी करने हैं। जैसे वो जो इन्वेंट्री वाली एग्जांपल लेके चल रहे हैं, स्कोप में लिखा हुआ है कि ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आपने इन्वेंट्री को वेरीफाई करते हुए अप्लाई करना है, ये लिखा होगा उसके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में। रिक्वायरमेंट के अंदर लिखा होगा अगर किसी क्लाइंट की इन्वेंट्री है तो ए ऑडिटर तुम्हारे ऊपर लाजिम है उसको फिजिकली वेरीफाई करना है, कंफर्म करो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं इन्वेंट्री। एक स्टैंडर्ड है वो डेटर्स से रिलेटेड है, डेटर और क्रेडिटर से रिलेटेड कंफर्मेशन। वो ये कहता है कि अगर क्लाइंट के डेटर्स या क्रेडिटर्स हैं, डेटर फॉर एग्जांपल, तो रिक्वायरमेंट में क्या लिखा होगा? आपने उनको कंफर्मेशन लेटर सेंड करने। एग्जांपल जरा गौर से सुनिएगा, मैं एग्जांपल और टॉपिक्स की इसमें ऐड कर रहा हूं ताकि ये टाइप टॉपिक भी अच्छे तरीके से एग्जांपल का क्लियर हो जाए और जो फ्यूचर का कंसेप्ट है वो भी समझ आ जाए।
पहली एग्जांपल ध्यान, रिक्वायरमेंट क्या थी एक स्टैंडर्ड में कि इन्वेंट्री है तो उसको फिजिकली वेरीफाई करना है। एक दूसरा स्टैंडर्ड भी है डेटर्स से रिलेटेड, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, अगर डेटर्स है उनको रिटर्न फॉर्म में कंफर्मेशन लेटर सेंड करो। ये लिखा होगा रिक्वायरमेंट है, ये करो ये करो ये करो ये करो। हमने कहना ठीक है सर आपने बोला तो हमने करना ही करना, वो करेंगे। फिर तीसरा एक हिस्सा होता है एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल। ये क्या होता है एप्लीकेशन एंड अदर? ये होता है कि बाज़ औक़ात कुछ आपको हट के सिचुएशन फेस करना पड़ती है, कुछ समय कम्प्लेक्स सिचुएशन फेस करना पड़ती है। ये एप्लीकेशन वाला पैराग्राफ जो होते हैं ये आपको ये बताते हैं कि आपने कैसे किस जो रिक्वायरमेंट है उसको किस तरीके से अप्लाई करना है डिफरेंट सिचुएशन में। इस रिक्वायरमेंट को डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कैसे अप्लाई करना है ये कहां लिखा हुआ है, एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल। जैसे वो जो इन्वेंट्री वाली मिसाल आपको दे रहा हूं ना कि इन्वेंट्री है तो फिजिकली वेरीफाई करना है, उसमें एक जगह पे लिखा हुआ है समटाइम ऐसा होता है ऑडिटर इन्वेंट्री को फिजिकली वेरीफाई नहीं कर पाता, उस लोकेशन पे नहीं पहुंच पाता जैसे कोरोना में था। और भी एग्जांपल है लेकिन कोरोना फिलहाल आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो उसमें क्या करना है, अब देखिए अगर सिर्फ रिक्वायरमेंट होती ना तो हम यहां पे आके स्टक हो जाते हैं कि रिक्वायरमेंट कह रही है फिजिकली वेरीफाई करना है लेकिन हम जा नहीं सकते लोकेशन पे, क्या करें? तो फिर जो एक्सप्लेनेटरी मटेरियल होता है उसमें इस तरह की गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। उसमें वो कहता है फिर आप ऐसा करें कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर लें जो उस हालात के मुताबिक सूटेबल हो और वो आपको साबित कर दे कि इन्वेंट्री मौजूद है। हमने कहा ठीक है, क्या फिर उधर से वीडियो कॉल करके इन्वेंट्री देख लें तो चलेगा? हमने कहा चलेगा, कर लो। इसी तरह जो डेटर वाला स्टैंडर्ड है उसमें रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है कि भैया डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है, लेकिन जब नीचे एक्सप्लेनेशन की तरफ जाए तो उधर लिखा हुआ है कि अगर डेटर को लेटर सेंड किया उसने जवाब नहीं दिया तो क्या कर लेंगे आप? भाई हम अपने ऑडिट क्लाइंट का तो जोर है, उसकी तो जिम्मेदारी है हमें सारी इंफॉर्मेशन दे। हमारे ऑडिट क्लाइंट के जो आगे क्लाइंट्स हैं, जो उसके डेटर्स हैं, जो उसके क्रेडिटर्स हैं, उनके ऊपर तो हमारा जोर नहीं ना चलेगा। हम उनके ऑडिटर तो नहीं, उनके लिए तो लाजमी नहीं है उनसे जो इन्फॉर्मेशन है, बाज़ औक़ात दे भी देंगे, अच्छे ताल्लुकात होते हैं, लेकिन कुछ डेटर्स या क्रेडिटर्स हमारे क्लाइंट के होते हैं जवाब नहीं देते, तो उसमें क्या करना चाहिए? अब आप गैस करें। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ कंफर्मेशन लेटर सेंड करो, एप्लीकेशन में फिर इस सिचुएशन में क्या लिखा होगा? अगर हमें किसी कंफर्मेशन लेटर का जो हमने लेटर लिखा है डेटर को उसका जवाब नहीं आया, क्या लिखा होगा कि ऑडिटर क्या करे के? हाँ, वहां लिखा हुआ है ऑडिटर इस सिचुएशन में रिक्वायर्ड प्रोसीजर जो हमने बोला परफॉर्म, वो अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर ले। कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करे? जो कि उस सिचुएशन के लिहाज से सूटेबल है। हाँ जी, अब वो एग्जांपल भी था, एग्जांपल में यही कहा, उसने कहा आप दो और भी हैं प्रोसीजर, दो काम कर लेना तो आपको पता चल जाएगा कि आपके क्लाइंट ने इस डेटर से पैसे लेने थे कि नहीं। नंबर 1 डेटर है, उसकी सेल इनवॉइस होंगी, उनको चेक कर लो। नंबर 2 डेटर ने कंफर्मेशन लेटर आपको नहीं भेजा लेकिन क्लाइंट को हो सकता है ये रेंट के बाद कुछ पैसे भेज दिए हों, पेमेंट करनी होती है ना, आप वो पेमेंट चेक कर ले। अगर पेमेंट आ गई तो क्या वो इस बात का सबूत है कि ये रेंट पे रिसीवेबल था? ये रेंट के बाद कोई पार्टी हमें पेमेंट भेज दे, क्या इस बात का सबूत है? तो ये होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जो रिक्वायरमेंट्स स्टैंडर्ड ने बोली है ना उनको पूरा नहीं कर पाते। अगर पूरा ना कर पाए तो उस सिचुएशन में फिर क्या करना है? ठीक है जी। बड़े भाई ने आपको कहा भाई जा मेरे दोस्त आए हैं, जाओ जरा पेप्सी की बोतल लेके आओ। आप गए उधर, दुकानदार ने कहा पेप्सी की बोतल खत्म। रिक्वायरमेंट क्या थी भाई की? दोस्त आए। अच्छा, मेन रिक्वायरमेंट समझ नहीं है आपने। मेन रिक्वायरमेंट ये थी भाई के दोस्त आए हैं, उनको उनको फ्रेशमेंट देनी है। मेन चीज ये थी। उसने क्या कहा भाई जाके पेप्सी की बोतल लेके आओ। रिक्वायरमेंट ये थी। उधर गए, किसी वजह से हो सकता है दुकान, मतलब वो दुकान चले खुली रखते हैं, वो हो सकता है उसके बाद पेप्सी की बोतल खत्म हो, क्या करेंगे? खाली हाथ आ जाएंगे। यही आपको स्टैंडर्ड बता रहा है। कह रहे हैं अगर आप कोई प्रोसीजर जो हमने कहा परफॉर्म ना कर पाए, आपने फर्म वापस खाली हाथ नहीं आना। क्या करना है?
अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करना जो वही मकसद पूरा कर रहा हो। अल्टरनेट क्या करेंगे? पेप्सी नहीं है कोक ले आएंगे, ठीक है, कोक भी नहीं है चलो जामे श्री ले आएंगे। जिस हद तक भी जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, भाई ये अल्टरनेटिव प्रोसीजर वाली बात समझ आ रही है? ये हमारे ऑडिट का एक अहम असूल है, क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि जो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी नहीं कर पाते किसी वजह से। डन हो गया जी। फिर इसके बाद कह रहा है आईएसएस का स्टेटस क्या है, क्या हैसियत है आईएस? भाई आईएसए की हैसियत है, अथॉरिटी है कि आईएसए की इतनी अथॉरिटी है, हमने एज ऑडिटर हर आईएसए की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। हमने क्या करना है? हर आईएसए की हर रिक्वायरमेंट को पूरा। फिर ये हम कह सकते हैं हम आईएसए के मुताबिक ऑडिट करते हैं। अगर मैं अपनी रिपोर्ट में ये लिखना चाहता हूं ना कि मैंने ये ऑडिट आईएसए के मुताबिक किया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हर आईएसए की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा। अगर ये भाईजान ये कहना चाहते हैं ना मैं अपने वालिदैन का फर्मा बरदार हूं, तो इन्हें अपने वालिदैन का हर हुक्म हर बात माननी पड़ेगी। अपनी तरफ से सिलेक्टेड बातें नहीं मानना पड़ेगी कि जो अपने फायदे की हो वो मान रही और जो फायदे की ना समझ आ रही हो फौरी तौर पे। भाई वालिदैन की समझ और बच्चे की समझ एक बराबर तो नहीं होती है ना, बच्चे की समझ ज्यादा होती है, ऐसा ही है ना? नहीं ऐसा नहीं है। सही सही बताएं कि आप ये समझते हैं कि आपके वालिदैन आपसे ज्यादा समझदार हैं? ये समझ, शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है। क्योंकि आपने किताबें ज्यादा पढ़ी होंगी, लेकिन किताबें अमली जिंदगी में काम नहीं आती। ये आपको पता कब चलेगा? पता जब आप अमली जिंदगी में जाएंगे, ठीक है। और अमली जिंदगी में फिर जो वालिदैन ने अपनी, कोई भी वालिदैन भी और कोई भी ऐसा पर्सन जिसने जिंदगी गुजारी है दुनिया में, कुछ 2-4 हज़ार लोगों से इंटरेक्ट किया हो, तो उसको अंदाजा होता है कि दुनिया कैसे चलती है, किन असूलों पे चलती है। वो फिर आपको बताते हैं, किताबों में अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं, ठीक है। लोगों की मदद करनी चाहिए, सच आप भी एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे से, वो भी हमारे साथ यही करेंगे, करते हैं वो अच्छे तरीके से। बहरहाल चले वापस आते हैं। तो वो अगर हमने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये लिखना है ना कि वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आईएसए, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हर आईएसए की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा। बस आखिरी कंसेप्ट आज का, इस रूल की कुछ एक्सेप्शन है। इस रूल की कुछ यानी वो सिचुएशन जब हम आईएसए को नहीं मानेंगे। पहली एक्सेप्शन, when a requirement is not relevant, दूसरा when a requirement is not practicable। not practicable आप समझ चुके हैं कि जब उसने बोला था जितनी भी इन्वेंट्री है उसका स्टॉक काउंट करो, तो वो कोरोना की वजह से हम नहीं जा, रिक्वायरमेंट मौजूद है, प्रैक्टिकेबल नहीं है। उसने कहा कंफर्मेशन लेटर सेंड करो और उसका जवाब जो आएगा उसको डॉक्यूमेंट करो अपने पास। हमने सेंड किया तो सही, जवाब नहीं आया, रिक्वायरमेंट मौजूद है, पूरा नहीं कर सके हालात की वजह से। ऐसे हालात आ जाते हैं ना, तो उसमें क्या करना चाहिए? अल्टरनेटिव, बेहतरीन बेहतरीन अल्टरनेटिव। ये अल्टरनेटिव प्रोसीजर समझ लीजिए आपके ऑडिट में एक मैजिक वर्ड है, इसको आपने याद रखना है। ये बहुत से हालात में जब आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी ना कि यहाँ पे क्या करें, आगे बंद गली में खड़े हो गए हम, नहीं पता चल रहा आगे किधर जाना है, वहां पे क्लिक करके आपके जिम्मे लफ्ज आएगा क्या? अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। वहां पे अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ठीक है। छोटे होते थे, मुझे याद है दोस्तों के साथ जाते थे पार्क, उसमें उस वक्त टिकट होती थी, पैसे नहीं होते थे, क्या अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या होता है, वो घूम के ना पीछे कोई छोटा सा दीवार का हिस्सा एरिया ऐसा होता था जहाँ पे दीवार थोड़ी छोटी होती थी, वहां से जंप लगा के अंदर। ये क्या है? अल्टरनेटिव प्रोसीजर। तो जब कोई रिक्वायरमेंट नॉट प्रैक्टिकेबल हो, क्या करना है हमने? अल्टरनेटिव प्रोसीजर। बता देना कि क्या मसला क्या हुआ था, कोरोना हुआ था, कुछ और हुआ था, और अब आपने क्या करने जाए। नॉट रेलिवेंट का मतलब क्या भला? जब वो सिचुएशन ही एग्जिस्ट ना करती हो। जैसे अगर क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गए, वो कोई सर्विस कंपनी थी, उसकी इन्वेंट्री थी ही नहीं। अब आप कहेंगे अच्छा इन्वेंट्री नहीं है, मैं चेक नहीं कर सकता, मुझे अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए, ये सोचेंगे। वो कहेगा भाई इन्वेंट्री है ही नहीं, अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी चेक नहीं कर सकते क्योंकि है ही नहीं। इसको हम ये नहीं कहेंगे रिक्वायरमेंट नॉट प्रैक्टिकेबल, इसको क्या कहेंगे? नॉट रेलिवेंट।
नॉट रेलिवेंट क्या है? वो सिचुएशन एग्जिस्ट, जब सिचुएशन एग्जिस्ट ही ना करे ना, वो आपके लिए ज्यादा गुड न्यूज है, क्योंकि आपको वो काम ही नहीं करना। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, दो एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, आपने मुझे बताया ना किस सिचुएशन में रिक्वायरमेंट नॉट रेलिवेंट है और किस में रेलिवेंट है लेकिन नॉट प्रैक्टिकेबल है। पहली सिचुएशन, क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गए, उधर डेटर्स थे ही नहीं, ये क्या है? नॉट रेलिवेंट। दूसरी, डेटर्स थे लेकिन किसी वजह से कंफर्मेशन लेटर हम सेंड नहीं कर सके, नॉट प्रैक्टिकेबल। अल्टरनेटिव प्रोसीजर किस केस में परफॉर्म करना है भला? नॉट प्रैक्टिकेबल। शाबाश, बेहतरीन। बस यही बात, ये आज का लेक्चर था। ठीक है, आज के लेक्चर में प्रोबेबली अगर आप मुझसे पूछे ना सर एक कंसेप्ट बताएं जो सबसे अहम है, जो कंसेप्ट, हाँ शाबाश, वो मैं आपसे कहूंगा वो ये वाला कंसेप्ट है, ये एक्सेप्शन वाला। इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, समझ लें, अच्छे तरीके से समझ लें, बाकी की रीडिंग कर लें। वो आपको बताया थोड़ा सा बोरिंग है आज का लेक्चर। क्लियर, समझ आ गई जी? कोई क्वेश्चन हो तो? हाँ, अल्टरनेटिव प्रोसीजर हो तो उसमें आपको जाहिर है जजमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कुछ जगहों पे शायद अल्टरनेटिव प्रोसीजर का जिक्र आपको मिल जाए, अक्सर जगहों पे अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं ये स्टैंडर्ड में जिक्र, क्योंकि वो डिपेंड करता है, पता नहीं मसला कौन सा आ गया आपके सामने, मसले कई तरह के हो सकते हैं ना, तो वो उस वक्त फिर हम अपनी जजमेंट के लिहाज से डिसाइड करते हैं। बिल्कुल ठीक है, नहीं उसकी प्रोफेशनल जजमेंट कहाँ पे अप्लाई होती है उसकी एक एग्जांपल भी हो सकती है। और की क्वेश्चन? चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।